Good morning, everyone. I am your host, Dost, and analyst, and welcome back to 90 Plus Analysis for our morning tea and tactical breakdown. What a result! What a thrill ride! Both teams gave absolutely everything in the attack, leaving the defenders scrambling. Barcelona beat Real Betis in an 8 goal thriller, 5-3. The madness started immediately. We saw 5 goals in the first half alone. This was pure chaos and the data proves it. Barcelona edged the XG at 2.60 to Betis at 2.52. इसका सीधा मतलब है दिस वॉज अटैकर्स वर्सेस अटैकर्स। दोनों टीम्स ने डिफेंस पर भरोसा नहीं किया और हमें मिली एक नॉन स्टॉप एक्शन पैक्ड क्लासिक। लेकिन इस मैडनेस की शुरुआत की बेटिस ने किया। सिर्फ 6वें मिनट पर एंटोनी का गोल आया और इस गोल ने बार्सिलोना की डिफेंसिव फ्लॉस को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया। गोल आया तो बहुत कैरिक तरीके से। पहले हर्नांडेज और फर्नांडेज दोनों क्लीन कनेक्ट नहीं कर पाए, मगर उनके एफर्ट्स के बाद बॉल एंटोनी के पास गिर गया और यह कुंजे ने उन्हें ऑनसाइड रखा और एंटोनी ने कोई गलती नहीं किया। 90 प्लस एनालिसिस में हम देखते हैं बेटिस ने इस गोल से बादशाह पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया। उन्होंने शुरुआत में ही बॉक्स फ्लड कर दिया और बादशाह की डिफेंस इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई। और एक और बात, इस ओपनिंग गोल में भी काफी क्याओस था। रिप्लेस में सब कुछ क्लियर नहीं हुआ और ये दिखाता है कि बेटिस ने शुरुआत में ही एग्रेसिवली खेलकर बादशाह को हिला दिया। इस मिस्टेक के बाद बादशाह को तुरंत रिस्पॉन्ड करना ही पड़ा। लेकिन इस कैओस में जिस प्लेयर ने पूरी तरह से स्पॉटलाइट चुरा ली, वो था रूनी बर्धक जी। वाह! मुझे ये प्लेयर बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने इस रेयर स्टार्ट का पूरा फायदा उठाया। देखिए, सिर्फ 13 फ्रैंटिक मिनट्स में वो 3 गोल्स में इन्वॉल्व थे। पहले 11th मिनट में उनके क्रॉस से फिरान का इक्वलाइजर आया, फिर 13th मिनट में उनके पिन पॉइंट क्रॉस से फिरान ने दूसरा गोल मारा और बादशाह को लीड मिली। और फिर 31st मिनट में उन्होंने खुद गोल मारा, वो भी अपनी सपोजली वीकर वीकर फुट से। एक पावरफुल राइट फुट स्ट्राइक। मानता हूँ, हाँ, इसका एक्सपीरियंस अभी बहुत कम है, लेकिन हंसी फ्लिक को अब इसे रोज खिलाना चाहिए। बर्दक जी में वो टेक्निकल क्लैरिटी और फिनिशिंग इंस्टिंक्ट है। मुझे पूरा यकीन है अगले दिन ये प्लेयर इस टीम का बहुत अच्छा एक पीस हो सकता है। अब आते हैं उस प्लेयर पर जिसने साबित किया कि क्लिनिकल एज क्या होता है, फेरान टोरेस। हाँ, हम फेरान को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। हम कहते हैं कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, वो असली नंबर 9 नहीं है। लेकिन आज उसने अच्छा खेला। फेरान ने अपने हैट्रिक 40वें मिनट पर पूरा कर दिया, वो भी एक पेड्री की असिस्ट और एक विकेट डिफ्लेक्शन से। लेकिन बेटिस के लिए कि ये बहुत शेमफुल कोलैप्स था। एक बार जब उन्होंने ओपनर स्कोर किया, उसके बाद उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट गया। अब बात करते हैं पेड्री की। वो कैप्टन आर्मबंड पहने हुए थे और उन्होंने 2 असिस्ट दिए। उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी और फॉरवर्ड ड्राइव ही वो इंजन थी जिसने फिरन को इतने अच्छा मौका दिया। फिरन को अब यही कंसिस्टेंसी चाहिए। उसको बड़ी मैच में भी स्कोर करने की आदत डालना चाहिए। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने इस मैच का एंटायर मूड ही बदल दिया और जो पूरे यूरोप में डिस्कशन स्पार्क करेगा, द वार डिजास्टर। मिनट 57 में रैशफोर्ड ने एक शॉट मारा। बॉल बारता का थाई से लगी और फिर बाउंस होकर उनके हाथ पर लगी। रेफरी ने इनिशियली प्ले ऑन का इशारा किया, लेकिन वार ने उस रेफरी को मॉनिटर पर बुला लिया। और यहाँ पर 90 प्लस एनएस की तरफ से हमें कहना पड़ेगा, वार का ये डिसीजन बहुत ही बुरा था। ये पेनल्टी नहीं देना चाहिए। देखिए, बारता का वो इंस्टिंक्ट था, वो खुद से उस बॉल को टच नहीं कर रहे थे। बॉल उनकी थाई से डिफ्लेक्ट हुई। जब बॉल बॉडी को दूसरे पार्ट से डिफ्लेक्ट होकर हाथ पर लगी थी और हाथ नेचुरल पोजीशन में हो, तो वो पेनल्टी नहीं होती। सॉरी टू बार्सिलोना फैंस, बट इट वाज नॉट ए पेनल्टी। इस कंट्रोवर्शियल पेनल्टी ने बेटिस की रिमेनिंग फाइटिंग स्पिरिट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लामिनी यमाल ने इस बीच 59th मिनट में आकर कूल लेफ्ट फुट से पेनल्टी को स्लॉट कर दिया और स्कोर हो गया 5-1। गेम ओवर। और एक छोटी सी बात रैशफोर्ड पर। हाँ, उन्होंने रुईबाल को बीट किया और अटैक में अच्छा खेला, लेकिन उनकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी बहुत ही पुअर था। उनका शॉट बर्ता से डिफ्लेक्ट हुआ ही और 75 मिनट में भी वो एक टैप इन मिस करते करते बचे। ही नीड्स टू बी मोर क्लिनिकल। और अब आते हैं उस सवाल पर जो हमें 5-3 के स्कोर लाइन में सबसे ज्यादा परेशान करता है, बार्सिलोना की डिफेंस। 5 गोल स्कोर करने के बाद भी टीम 3 गोल्स खाए, ये चिंता की बात है।
देखिए, हमें पता है कि रियल बेटिस ने फाइट की, लेकिन 5-1 की लीड के बाद बारसा की डिफेंस बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सेकंड हाफ में मार्टिन, कुबार्सी एंड और कुंजे, जिनकी सबकी रेटिंग्स बहुत लो है, उन लोगों ने गेम को कंट्रोल करना ही छोड़ दिया। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कुंजे का अननेसेसरी फाउल। वो एक्स्ट्रा मिनट में एक ऐसा फाउल दे रहे हैं जिससे बेटिस को दूसरा पेनल्टी मिला। जोन हर्नांडेज ने वो पेनल्टी स्कोर करके फाइनल स्कोर 5-3 कर दिया। इसका सीधा मतलब है 5-1 की लीड के बाद बार्सा ने गेम को माना कि वो खत्म हो गया। उन्होंने डिफेंसिव डिसिप्लिन छोड़ दी और बेटिस के लॉरेंटे और हर्नांडेज ने लेट गोल्स स्कोर करके ज्यादा रेस्पेक्टेबल बना दिया। हैंसी फ्लिक को आने वाले मैचेस के लिए डिफेंसिव कॉन्सेंट्रेशन पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे हाई स्कोरिंग मैडनेस में हमें रियल बेटिस के फाइटिंग स्पिरिट को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। उन्होंने पहले हाफ में बहुत बड़े गोल्स खाए, उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर टूट गया और उनके खिलाफ वार का कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दे केप पुशिंग। हम देखते हैं इजाउली की ब्रिलियंस, जिन्होंने लॉरेंटे के लिए एक डेलिकेट हिजा से असिस्ट दिया और फिर हर्नांडेज का लेट पेनल्टी गोल। ये सिर्फ कंसोलेशन गोल्स थे, लेकिन इन गोल्स ने स्कॉटलैंड को ज्यादा रेस्पेक्टेबल बना दिया। हैट्स ऑफ टू मैनुअल पेलेग्रिनी's मेन। उन्होंने साबित किया कि वो 5-1 से पीछे होने के बाद भी लड़ना जानते हैं। दे नो हाउ टू फाइट। नेक्स्ट वीक उन्होंने डायनामो ज़ाग्रेब के खिलाफ यूरोप में भी यही स्पिरिट दिखानी होगी। लेकिन अब बादशाह को ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा खुश होने का या गलती सुधारने का। अगले ही हफ्ते उन्हें चैंपियंस लीग में कैंप नु में वापस आना है और उनका सामना है फ्रैंकफर्ट से। अगर बादशाह को चैंपियंस लीग में आगे बढ़ना है और जीतना है तो उन्हें ये बात सुनिश्चित करना ही होगी कि उनका डिफेंस टाइट हो। आप डोमेस्टिक लीग में 5-3 जीत सकते हैं, लेकिन यूरोप के टीम्स आपकी डिफेंसिव फ्लॉस एक बार माफ नहीं करेंगे। हंसी को तुरंत डिफेंस में काम करना ही पड़ेगा। अगर आपने बार्सिलोना बेटिस की मैडनेस देखी, तो अब हमें डिफेंसिव डिसिप्लिन की दुनिया में चलना पड़ेगा। स्पेन के दूसरे कोने में खेला गया था एथलेटिक क्लब वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड का ये बड़ा मैच। इस मैच का स्कोर हाफ टाइम तक क्या था? 0-0। 90 प्लस मिनट्स में हम एग्जैक्टली यही ब्रेक किए थे कि दोनों टीम्स का 4-4-2 डिफेंसिव सिस्टम इसे एक लो स्कोरिंग वार बना देगा और यही मैच फिजिकली एक एपिटोम था। फर्स्ट हाफ में ही हमने कॉनर गैलागर, एमेरिक लेपोर्ट और इनिगो लुइस गैलारेटा का येलो कार्ड देखे। हर टैकल, हर पास एक जंग थी। दोनों टीम्स अटैक से ज्यादा डिफेंस पर फोकस कर रही थी। लेकिन ये डिफेंसिव डेडलॉक फाइनल टूटा कैसे और किस प्लेयर की ब्रिलियंस ने सिमियोने की वाल को तोड़ दिया? लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट। ऐसा लगता है कि ये मैच पूरी तरह से निको विलियम्स के लिए प्लान किया गया था और उन्होंने डिलीवरी दी। गोल आया बहुत लेट एलेक्स बेरेंगुएज से, लेकिन इस गोल का मास्टरमाइंड निको विलियम्स थे। उनका ब्रिलियंट असिस्ट ही वो मोमेंट था जिसने सिमियोने की डिफेंसिव वॉल को फाइनली तोड़ दिया। निको विलियम्स की पेस पूरे मैच में एक कांस्टेंट थ्रेट थी। उन्होंने 77th मिनट में एक जबरदस्त शॉट मारा जिसे जैन ओब्लक ने बहुत मुश्किल से सेव किया था और उससे पहले 72nd मिनट में उनके फास्ट ब्रेक से सैंचेज ने चांस बनाया था। 90 प्लस साइलेंस में हम देखते हैं जब दो 4-4-2 सिस्टम्स टकराते हैं तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से डिफेंस क्रिएट करते हैं। विलियम्स की रिलेंटलेस डायरेक्टनेस ने एथलेटिको डिफेंडर्स को थका दिया। वो जानते थे कि ओब्लक को बीट करने का यही एक तरीका था। जब आप 0-0 पर होते हैं तो आपके मैनेजरियल सब्स्टिट्यूशन ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ सिमियोने फेल हो गए। उनका अटैक सेकेंड हाफ में बिल्कुल फ्लैट था। उन्होंने अपने मेन अटैकर्स सोलोट, ग्रिजमैन और एस्पेडोरी को फील्ड पर लाया, लेकिन वो एथलेटिक क्लब की डिफेंसिव लाइन को बिल्कुल भी ब्रीच नहीं कर पाए। इसका सीधा मतलब है सिमियोने के पास और प्लान भी नहीं था। जब निको विलियम्स की पेस और उनके फ्लैंक्स ने प्रेशर आया तो उनका मिडफील्ड वापस नहीं आ पाया और वो अटैकिंग डेप्थ क्रिएट नहीं कर पाए। फाइनल वर्डिक्ट, एथलेटिक क्लब विंस द लो स्कोरिंग ग्रज मैच 1-0। उन्होंने निको विलियम्स की पेस के बेहतरीन इस्तेमाल किया ताकि फ्लैंक्स को एक्सप्लॉइट किया जा सके और हमारा प्री मैच टैक्टिकल एनालिसिस बिल्कुल सही साबित हुआ। ये जीत एथलेटिक क्लब के लिए बहुत बड़ी है और एथलेटिक मैड्रिड के लिए ये एक चिंता का विषय है, स्पेशली उनकी चैंपियंस लीग एम्बिशंस के लिए। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग 90 प्लस एनालिसिस।